हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 और इसके हम मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मैं मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस लेसन के, एग्जाम के अंदर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आपने इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा है और आपने इनको याद किया है तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 2 के हैं और आने वाले वीडियोस के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी बाकी लेसन हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सब लेसन के मोस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उन क्वेश्चन के बाहर एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो लगभग 10 या 15 क्वेश्चन है। इन 10-15 क्वेश्चन के अंदर पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं का अर्थ क्या है। एग्जाम के अंदर इनका उदाहरण भी पूछा जा सकता है। इन दोनों के अंदर या इन दोनों के अंदर अंतर भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि अंतिम वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, इनको डिटेल से पढ़ना है। तो देखो कि अंतिम वस्तु कौन सी होती है। वे वस्तुएं जिनको पूर्ण बना के तैयार कर दिया गया है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको आगे फ्यूचर के अंदर उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है, ऐसी सारी वस्तुएं हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे मार्कर है, अब ये बन के तैयार हो गया है, उपभोक्ता डायरेक्ट इनका यूज कर सकता है। ये बोर्ड है, ये हमारी बनी हुई वस्तु है, इसको आगे उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसी सारी वस्तुएं जिनको उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है फ्यूचर के अंदर, वे सारी वस्तुएं हमारी अंतिम वस्तुएं कहलाती है। किताब है, मोबाइल है, गाड़ी है, मार्कर है, सारी वस्तुएं हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका यूज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ऐसी सारी वस्तुएं हमारी उपभोग वस्तु कहलाती है। जैसे आप लोग अपने पढ़ाई करने के लिए पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, इनका यूज करते हो और अभी फिलहाल मार्कर है, बोर्ड है, इनका यूज कर रहा हूं। ये सारी वस्तुएं हमारी उपभोग वस्तु मानी जाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर देखते हैं कि पूंजीगत वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके माध्यम से अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे कच्चा माल है, मशीन है, औजार है, इनका हम डायरेक्ट वैसे यूज नहीं करते हैं। इनके माध्यम से अन्य वस्तु बनाकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। वे सारी वस्तुएं हमारी पूंजीगत वस्तु मानी जाती है। तो देखो, जिनके माध्यम से अन्य वस्तु तैयार की जाती है वे सारी हमारी पूंजीगत है। मशीन, औजार, कच्चा माल। उपभोग वस्तु जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है वो हमारी उपभोग वस्तु मानी जाती है। पेन, पेंसिल, मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, वे सारी हमारी उपभोग वस्तु अंतिम वस्तु मानी जाती है। एग्जाम के अंदर इनका उदाहरण पूछा जा सकता है। निम्न में से पूंजीगत वस्तु है, ये हमारी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, खाली स्थान में पूछा जा सकता है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। जब तक वीडियो को आप एंड तक नहीं देखोगे पूरी चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक व प्रवाह का अर्थ बताइए। एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन का। या तो इनका अलग अलग परिभाषा पूछी जाएगी या फिर इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। तो देखो, स्टॉक का तात्पर्य क्या है। जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समय में किया जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे 1 जनवरी को कितना माल पड़ा था, 31 दिसंबर को कितना माल पड़ा था। जब किसी
चीज का अध्ययन एक निश्चित तारीख को किया जाता है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। प्रवाह का संबंध होता है एक अवधि से। जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित अवधि में किया जाता है उसे हम प्रवाह कहते हैं। अवधि का मीन्स है जैसे कि 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कितना लेन देन हुआ है, वो अध्ययन हमारा प्रवाह माना जाता है। जैसे 1 जनवरी का अध्ययन करना हमारा स्टॉक माना जाएगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच में अध्ययन करना है, 1 महीने के अंदर कितना लेन देन हुआ है, वो हमारा माना जाएगा प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निवल निवेश और मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो मूल्यह्रास आप जानते हो ना कि पूंजीगत वस्तुओं का यूज करने पर उसके मूल्य में आने वाली गिरावट की राशि हमारा मूल्यह्रास कहलाती है। और निवल निवेश किसे कहते हैं? यानी सकल निवेश में से यदि हम मूल्यह्रास की राशि को घटा देते हैं तो हमारे पास शुद्ध या निवल निवेश आ जाता है। इसकी परिभाषा, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निवल निवेश का सूत्र बताइए, तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। और यदि हमें सकल निवेश पूछे तो निवल निवेश प्लस मूल्यह्रास, क्योंकि सकल में मूल्यह्रास ऐड रहता है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। और ये प्रॉफिट तब भी मिलेगा आपको जब वीडियो को आप पूरा देखोगे, प्रत्येक क्वेश्चन पर आप फोकस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय की विधियां बतानी है आपको। तो राष्ट्रीय आय की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो मैंने यहाँ पे 2 विधि पर फोकस किया है। यदि आपके पास टाइम रहता है उत्पादन विधि को भी ध्यान में रखना है। तो आय विधि से राष्ट्रीय ज्ञात कैसे करते हैं और व्यय विधि से राष्ट्रीय ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी इनकम उत्पन्न होती है उन सबका टोटल हमारी राष्ट्रीय कहलाती है। जैसे तो भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान, यानी हम किराया बोल सकते हैं। भूमि श्रम के बदले क्या मिलती है? मजदूरी। और भूमि श्रम पूंजी के बदले क्या मिलता है? ब्याज एंड इंटरेस्ट। और जो साहसी उसको क्या मिलता है? लाभ यानी प्रॉफिट। इन सब का योग हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। आय विधि से राष्ट्रीय ज्ञात करना है तो अर्थव्यवस्था में जितनी इनकम होती है उन सब की टोटल हमारी राष्ट्रीय कहलाती है। इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज और श्रम के बदले मजदूरी, उद्यमी उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो व्यय विधि से राष्ट्रीय ज्ञात करनी पूछे तो एक अर्थव्यवस्था में जितना व्यय होता है उसके टोटल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी? राष्ट्रीय आय। चाहे आय विधि से करो चाहे व्यय विधि से करो, राष्ट्रीय आय सेम टू सेम आने वाली है। तो जो इनकम है वो हमारी क्या मानी जाती है? दूसरे क्षेत्र के लिए व्यय माने जाते हैं, जैसे कि उपभोग व्यय है, सरकारी व्यय है, निवेश व्यय है, या शुद्ध निर्यात जिसको बोलते हैं C+G+I+X-M। उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय, शुद्ध निर्यात, इन सब का योग हमारी क्या मानी जाएगी? व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मानी जाएगी। तीसरी विधि उत्पादन विधि, यानी एक देश में एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उनके अंतिम वस्तु के बाजार मूल्य का योग हमारी राष्ट्रीय आय मानी जाएगी। ये हमारी उत्पादन विधि से माना जाएगा। तो यदि आपके पास टाइम है तो उत्पादन विधि को देखना है, लेकिन आय विधि व्यय विधि को एकदम डिटेल से बारीकी से अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल सूची का अर्थ बताइए और संचय माल सूची, असंचय माल सूची क्या कहलाता है? तो इसका एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है और साथ में संचय और असंचय में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कि माल सूची कहते किसको है कि एक फर्म के पास यदि वर्ष के एंड में बिना बिका हुआ माल रहता है उसे हम माल सूची कहते हैं। किसे कहते हैं? कि वर्ष के एंड में यदि एक फर्म के पास जो बिना बिका हुआ माल रहता है उसे हम कहते हैं माल सूची। संचय माल सूची का मीन्स क्या हो जाता है? यदि फर्म के पास वर्ष के प्रारंभ की तुलना में वर्ष के एंड में माल सूची का मूल्य ज्यादा रह जाता है तो उसे हम कहते हैं संचय। यदि वर्ष के प्रारंभ की तुलना में वर्ष के एंड में माल सूची का मूल्य बढ़ जाता है, ज्यादा रह जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? संचय। जैसे कि प्रारंभ के अंदर एक फर्म के पास 1 लाख का माल पड़ा था, वर्ष के एंड में उसके पास 1,30,000 का माल बच जाता है तो उसे हम माल सूची संचय कहेंगे, क्योंकि 1 लाख से बढ़कर लास्ट में कितना हो गया? 1,30,000 का माल बच गया है।
असंचय या अपसंचय भी कह सकते हैं। यदि वर्ष के प्रारंभ की तुलना में वर्ष के एंड में माल सूची का मूल्य घट जाता है या कम रह जाता है, उसे हम असंचय माल सूची कहते हैं। जैसे वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास 1 लाख का माल पड़ा था, लेकिन वर्ष के एंड में जब हमने इसका मूल्यांकन किया हमारे पास ओनली फॉर 50,000 का माल बचा रहता है, तो ये हमारा माल सूची का असंचय या अपसंचय कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की मूल्य वर्धित विधि को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ सकता है और 1 नंबर की परिभाषा भी आ सकती है। जो उत्पादन विधि है राष्ट्रीय आय की, उसका ही भाग है हमारा मूल्य वर्धित विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय की सही मूल्यांकन करने के लिए उत्पादन के प्रत्येक चरण पर होने वाले व्यय को ऐड करते हैं, उससे हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंदर दोहरी गणना से बचने के लिए जो कभी कभी वस्तु का मूल्य 2 बार ऐड हो जाता है, उससे बचने के लिए हम मूल्य वर्धित विधि का यूज करते हैं। क्योंकि दोहरी गणना से एक देश की राष्ट्रीय आय गलत निकलती है, इसलिए सही मूल्यांकन करने के लिए मूल्य वर्धित का यूज करते हैं। इसमें एक तालिका भी बनेगी, आप डिटेल से ना इसको पढ़ के जाना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने गेहूं खरीदा है जिसकी रेट है 30 रुपये पर केजी। अब गेहूं से आटा बना लिया तो आटे की रेट कितनी हो गई है? 40 रुपये। तो 30, 40, 70 रुपये हो जाते हैं, जो हमारी गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 30 रुपये गेहूं है, आटे की रेट 40 रुपये है, तो 30 से 40 यानी आटा पिसाई की रेट कितनी हो गई है? 10 रुपये। तो हमें ओनली 10 रुपये ऐड करना है। फिर आटे से हमने ब्रेड बना ली है, आटे 40 रुपये पर केजी था, ब्रेड बनने उसकी रेट कितनी हो जाती है? 100 रुपये। तो 100 रुपये को ऐड नहीं करना, इसका डिफरेंस को ऐड करना है। 40 और 100 का डिफरेंस कितना रुपए का? 60 रुपये का। तो इस प्रकार प्रत्येक चरण के अंदर जो वे होता है उसको ऐड किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख के जाना इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है आय का वर्तुल प्रवाह को समझाइए। इसका भी बड़ा क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं, इसको फुल डिटेल से पढ़ के जाना है। ये एक तरह से टॉपिक ही मान लो, क्वेश्चन मान लो, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आय का वर्तुल प्रवाह में क्या होते हैं? 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो घरेलू क्षेत्र होता है, एक हमारा क्या होता है? उत्पादक क्षेत्र। एक तो क्या हो जाएगा? घरेलू, दूसरा क्या हो जाता है? उत्पादक। तो घरेलू क्षेत्र क्या करते हैं? इनको संसाधन देते हैं, इनको क्या देते हैं? उत्पादन के संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, सास। बदले में इनको क्या देते हैं? आय देते हैं, साधन आय। भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी और सासी को लाभ, पूंजी के बदले ब्याज देते हैं। इनके पास जब पैसा आ जाता है वापिस ये क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, यानी उपभोग वे कर देते हैं। बदले में क्या प्राप्त करते हैं? वस्तु या सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये एक चक्र है, पहले संसाधन दिए, आय प्राप्त की, वापस खर्च कर दिए, वापस उन्होंने वस्तु प्राप्त कर ली, इनकम इनके पास आ जाती है। ये इनकम कंटिन्यू 2 क्षेत्र के बीच में घूमती रहती है, इसे हम आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है घरेलू क्षेत्र किसे कहते हैं, उत्पादक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को पूरी बारीकी से डिटेल से आपको पढ़ के जाना है। यदि आपके यह क्वेश्चन नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है तो मैंने इसके ऊपर फुल डिटेल से वीडियो बना रखी है। आप जो प्लेलिस्ट में जाके जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके जो जितने वीडियो हैं उनके अंदर आपको इस वाला टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल से समझा रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं? इसी क्वेश्चन का यह पार्ट दे रखा है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो देखो, जो वस्तुओं का या संसाधनों का जो लेन देन होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक। मौद्रिक प्रवाह, जहाँ पर मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जैसे फर्म क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र के पास जो साधन आय आती है वापिस ये खर्च कर देते हैं, जो मुद्रा का जो प्रवाह हुआ है वो हमारा मौद्रिक है। संसाधन गए और वस्तु आई, ये हमारी वास्तविक प्रवाह माना जाता है। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ, इन सब के बारे में मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर कोई शॉर्ट में नया समझ में आए, फुल डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखे हैं। वहाँ पे जाके आप प्रत्येक टॉपिक का वीडियो अच्छे से देख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं।
निम्न पर टिप्पणी दीजिए, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा। 12 टॉपिक दे रखे राष्ट्रीय आय की अवधारणा के, आपको प्रत्येक टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना है। मैंने यहाँ पे 12 में से ओनली 4 टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आपके पास टाइम है तो आप उन बाकी 8 पॉइंट हैं उनको भी एक बार नज़र से एक बार देख लेना। हालांकि मैंने 4 मोस्ट टॉपिक निकाल के लाया हूँ। तो पहला कौन सा है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मार्केट प्राइस निकालनी है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगता है C + I + G + X - M। इसमें उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय, शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। तो आराम से आप इस टॉपिक को देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड नंबर पॉइंट है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये तो घरेलू था, ये हमारा राष्ट्रीय है। यदि आपके पास जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाती है, उसके अंदर एक ही चीज ऐड करनी है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जिसको बोलते हैं NFIA, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस में NFIA ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर है व्यक्तिगत परियोज्य आय, इंपॉर्टेंट। इसका सूत्र पूछा जा सकता है, 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, 2 नंबर टॉपिक पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिगत परियोज्य आय व्यक्ति खर्च करने योग्य आय होती है। इसमें से जो भी जुर्माना होता है, टैक्स होता है, कर होता है या किसी प्रकार शुल्क है, वो अपनी इनकम से घटाने के बाद जो शेष आय बचती है वो हमारी व्यक्तिगत परियोज्य आय कहलाती है। फिर से कह रहा हूँ, ये जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक है इन सब पर मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद की सीमाएं। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यदि अधिक है तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि देश विकास कर रहा है, क्योंकि ओनली फॉर जीडीपी से एक देश की सही मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए इसकी 3 सीमाएं बताई गई है। आप उन सीमाओं को अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम की कमी है, जगह की भी कमी है, इसलिए उनको मैं समझा नहीं सकता है। लेकिन इसकी 3 सीमाएं हैं, तीनों को आराम से पढ़ के जाना है आपको। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है और इन दोनों को हम बोलते हैं कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक क्या होता है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात ही हमारा कीमत सूचकांक कहलाता है। और इन दोनों का जो सूत्र है, परिभाषा है, आराम से आप पढ़ के जाना। ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद की सीमाओं का एक छोटा सा भाग है, इसलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका आराम से पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए। शुद्ध अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जो हमारा अप्रत्यक्ष कर है इसमें से अनुदान को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग 11 या 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, पूरे लेसन से निकाल के लेकर आया हूँ। यदि आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। शर्त एक ही है, इन क्वेश्चन को आपको एकदम बारीकी से गहनता से अध्ययन करना है। इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से ही निकलते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, कन्फर्म है, अभी मैंने बताया था ना, मूल्य वर्धित विधि का यूज करते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कुछ एग्जाम के अंदर पूछा भी गया डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य वर्धित विधि का यूज करते हैं। राष्ट्रीय आय कौन सी होती है, क्या जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट, इनमें से 8 टॉपिक है, इनमें से राष्ट्रीय आय कौन सी मानी जाती है, हमारा 8 नंबर पॉइंट, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। कहते हैं कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जो फैक्टर है कॉस्ट पर, ये हमारी रियल राष्ट्रीय आय कहलाती है। एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है और लास्ट जो रेट का एग्जाम है उसके अंदर भी ये टॉपिक पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय कौन सी होती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय माना जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेसन से 100% पूछे जाने की संभावना है, वो छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके जैसे। आपको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलेगी, एनएफआई दे दिया जाएगा,
आईटी दे दिया जाएगा, अनुदान दे दिया जाएगा, साथ में आपको ना मूल्य ह्रास भी दे दिया जाएगा। 5 टॉपिक होंगे, इनमें से आपको क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जीडीपी मार्केट प्राइस में हम NFI को ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पर दे रखा है, ये रहा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आईटी को हम क्या करेंगे, घटाएंगे और अनुदान को हमें जोड़ देते हैं। आईटी को हम घटा देंगे, अनुदान को जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये फिर आ जाएगा 580। फिर मूल्य ह्रास को लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 570। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला छोटा सा ही है कि जीडीपी के अंदर ये जोड़ दो, हमारे पास राष्ट्रीय आ जाएगी, उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर तो घटा दो, अनुदान की राशि जोड़ दो, फिर हम मूल्य ह्रास घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय आ जाएगा। इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यदि इनमें से कोई टॉपिक न समझ में आए, आपका बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उन टॉपिक पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। शायद एक क्वेश्चन बच गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उन सभी का योग हमारा कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में ओनली फॉर अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय में कौन सी वस्तु को शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है ना, अंतिम वस्तु। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, ओनली फॉर अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तु क्या होती है? टिकाऊ वस्तु वे वस्तुएं होती है जिनको खरीदने के पास लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं, जो लंबे समय तक काम में आती है, हमारी कौन सी है, टिकाऊ वस्तु है। मार्कर है, बोल्ड है, टीवी है, फ्रिज है, मशीनें हैं। गैर टिकाऊ वस्तु वे वस्तुएं होती है जिनको एक बार यूज़ करने के बाद वो समाप्त हो जाती है। पेट्रोल है, कच्चा माल है, ये हमारी गैर टिकाऊ वस्तु मानी जाती है क्योंकि इनका एक बार ही यूज़ हो पाता है। तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ये मैंने सेकंड नंबर लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एग्जाम के अंदर इसके बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैंने इस जो बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जितने भी लेसन है सब लेसन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, सब लेसन के 10-12 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।